I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए पुष्प गोयल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो फाइनेंस बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि टैक्स रेट्स बहुत हद तक कम कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में हुआ क्या है और उसका इस बजट का हमारे ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एक मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है आपका पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग जब भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास टैक्स पे करने के दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है ओल्ड रिजीम, एक होता है न्यू रिजीम। जो न्यू रिजीम है उसको डिफ़ॉल्ट रिजीम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आपका ओल्ड रिजीम है, उसके अंदर आपको टैक्स कैसे पे करना पड़ता है, 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं है और फिर 2.5 लाख के बाद आपका टैक्स लगना शुरू होता है। और वो कैसे होता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर आपका 30%। ठीक है जी, ये आपके टैक्स रेट्स होते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, ठीक है जी। आप हाउसिंग लोन आपने लिया उसकी रीपेमेंट करते हो, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, आप एफडी करवाते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप एचआरए क्लेम करते हो, तो ये सब आपको डिडक्शंस मिलती हैं और आपको इस रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, जो मैंने आपको भी बताया। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो न्यू रेजिम है या जो डिफ़ॉल्ट रेजिम है, उस केस में क्या है, आपके जो टैक्स रेट्स हैं वो कम हैं, वो ओल्ड रेजिम के मुकाबले कम हैं, लेकिन आपको उसके बदले कोई भी डिडक्शंस या एग्ज़ेम्पशंस हैं वो नहीं मिलती हैं। तो ये आपका न्यू और ओल्ड रेजिम में डिफ़रेंस है। अब गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड रेजिम को छोड़कर अब न्यू रेजिम में आ जाएँ। तो इसलिए आज के बजट में भी जो आप सब जगह अनाउंसमेंट सुन रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, वो सिर्फ़ न्यू रेजिम के लिए एप्लीकेबल हैं। वो न्यू रेजिम में अमेंडमेंट्स आई हैं। तो सर सबसे पहले क्या है, जो ओल्ड रेजिम है, उसमें आपको 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। 5 लाख रुपए तक। और अगर आपकी इनकम, सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, फिर आपको 2.5 लाख रुपए के बाद से ही टैक्स पे करना पड़ता है। और जो न्यू रेजीम है, उसके अंदर आपको ये जो 5 लाख है, उसकी बजाय 7 लाख की एग्ज़ेम्पशन मिली हुई है कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, उस केस में भी आपको जो टैक्स पे करना है, वो 3 लाख रुपए तक तो माफ़ है, 3 लाख रुपए के बाद आपको टैक्स पे करना है। तो आज गवर्नमेंट ने क्या चेंजेज़ किए हैं, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इस 7 लाख की इन छु एग्ज़ेम्पशन को बढ़ा कर के 12 लाख रुपए कर दिया है। जी हाँ, तो इसका मतलब अगर आपकी सालाना इनकम अब 12 लाख रुपए तक भी है, तो भी आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो फिर आपको टैक्स कैसे देना है, उसके लिए स्लैब रेट में भी चेंजेज़ कर दिए हैं। अब उसकी स्लैब रेट्स क्या हैं? सर, पहले 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा। फिर 4 लाख से 8 लाख रुपए तक आपको 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको 30% टैक्स पे करना है। तो पहली सबसे बड़ी जो अमेंडमेंट है वो क्या, कि आपकी जो 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था, अब उस लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। अब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप सैलरीड क्लास के हैं, तो आपको एक 75,000 की डिडक्शन भी मिलती है। उस केस में आपको 12,75,000 रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है और आपको टैक्स जो लगेगा वो 12,75,000 से इनकम अगर ज़्यादा हो जाती है, तब आपको टैक्स लगना स्टार्ट होगा। और उस केस में भी जो आपको टैक्स लगेगा वो 4 लाख रुपए के बाद की इनकम से लगेगा। तो पहले 4 लाख माफ़ है, उसके बाद ये स्लैब रेट से आपको टैक्स लगेगा। तो ये बहुत मेजर अमेंडमेंट है आज के बजट की, जो एक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ और एक मिडल क्लास के लिए बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया है। सबके काम की सबसे बड़ी मेजर अमेंडमेंट जो थी इस बजट की, जो सबके जानने के लिए थी, वो हमने अभी डिस्कस की है। उसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और छोटी-मोटी अमेंडमेंट्स जो इस बजट में आई हैं। सर सबसे पहले सेक्शन 80 सीसीडी, जो क्या बोलता है कि अगर आप एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन कितनी मिलती है? अगर आप एम्प्लॉयी हो तो 10% ऑफ योर सैलरी, अगर आप एम्प्लॉयी नहीं हो तो 20 अप टू 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम, इतनी आपको डिडक्शन मिलती थी। और 80 सीसीडी 1 भी क्या बोलता है कि एडिशनल 50,000 की भी आपको डिडक्शन मिलती है अगर आप अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हो। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट क्या लाया गया है कि अगर आप अपने अकाउंट के साथ-साथ अगर किसी माइनर के अकाउंट में भी डिपॉज़िट कराते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी माइनर के पेरेंट हो या गार्जियन हो और उसका एनपीएस अकाउंट खुलवाकर आप उसमें डिपॉज़िट कराते हो, तो 80 सीसीडी 1 बी में आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हो अप टू 50,000।
आपकी खुद की या फिर आपकी माइनर की, मतलब एग्रीगेट टोटल मिलाकर के आप अप टू 50,000 डिडक्शन ले सकते हो। मतलब पहले सिर्फ आपने खुद के अकाउंट में डिपॉजिट कराया उसकी डिडक्शन मिलती थी, अब आप माइनर के नाम पे भी कराते हो तो भी आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका अपडेटेड आईटीआर। तो ये क्या है सर? अपडेटेड आईटीआर में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जनरली क्या होता है, हम ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं अप टू हमारी ड्यू डेट, उसके बाद आप अगर रिवाइज करने तो रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो, और अगर आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करनी भूल गए हो तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो। बिलेटेड आईटीआर कब तक फाइल होती है सर? असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, इसकी बिलेटेड आईटीआर दिसंबर 25 तक फाइल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 25 भी निकल गया, उसके बाद आपको ध्यान आता है कि यार मेरी कुछ इनकम थी जो मैंने रिपोर्ट नहीं करी, तो क्या अब आपके पास कोई ऑप्शन है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन लाया था अपडेटेड आईटीआर का। उसमें आप क्या कर सकते थे, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते थे, जिसमें आप अपनी इनकम रिपोर्ट कर सकते हो। उस 2 साल की लिमिट को इस बजट में बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एग्जांपल लें, तो उसमें आप पहले उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर 25-26। तो अपडेटेड आईटीआर की ड्यू डेट थी 31 मार्च 28 तक। अब वो हो चुकी है 31 मार्च 2030। तो उस 2 साल की लिमिट को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। सर उसके बाद है टीडीएस के अंदर कुछ-कुछ अमेंडमेंट। सबसे पहले सेक्शन 193, ये क्या बोलता है कि अगर आपने कोई बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई हैं, कोई भी सिक्योरिटीज़ जिन पे इंटरेस्ट इनकम आपको आ रही है, उस पे टीडीएस होता था 10% पे। ठीक है जी, 10% पे टीडीएस होता था, कोई एग्ज़म्पशन नहीं थी। अब उसमें डाला गया है कि टीडीएस होगा सिर्फ़ अमाउंट पे, अगर आपकी जो पूरी एनुअल जो अमाउंट आपको मिल रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वो ₹10,000 से ज़्यादा है, तभी उस पे टीडीएस होगा। 10,000 तक है तो कोई भी टीडीएस उस पे नहीं होगा। फिर है सर आपका एक सेक्शन 194 ए, जो क्या बोलता है कि अभी 193 जो था वो था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का, और 194 ए होता है एनी अदर इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया और उस पे आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उसमें नोट क्या था, टीडीएस था 10% पे, और उसमें एक लिमिट थी 5,000 की कि टीडीएस नहीं होगा अगर पूरे साल में टोटल अमाउंट 5,000 तक आपको मिल रही है। अब इस 5,000 की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ठीक है जी, दोनों इंटरेस्ट वाले टीडीएस के सेक्शन में थ्रेशोल्ड जो है वो 10,000 हो गई है। नेक्स्ट है सर सेक्शन 194, जो क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, तो उस पे आपका टीडीएस होता था 10% पे। लेकिन इसमें थ्रेशोल्ड थी कि अगर आपका पूरे साल में डिविडेंड इनकम जो अप टू 5,000 है, तो आपको टीडीएस नहीं होता था। इस 5,000 को इंक्रीज़ करके अब 10,000 कर दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन कमीशन के 3 सेक्शन है, 194 डी, 194 जी एंड 194 एच। सर 194 डी आता है कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन पे करती है कि तुमने इतनी इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करी, ये लो तुम्हारा कमीशन, तो उस पे टीडीएस होता था 194 डी में 2% पे। 194 जी क्या बोलता था कि अगर कोई कंपनी लॉटरी टिकट बेचने पर कमीशन पे कर रही है, किसी बंदे ने लॉटरी टिकट बेची, उसको उसके बदले कमीशन मिल रहा है, तो उस पे भी आपका 2% टीडीएस होता था। और 194 एच क्या बोलता है कि इनके अलावा एनी अदर कमीशन पेमेंट हो रही है, तो उस पे भी आपका टीडीएस होता था 2% पे। तो ये 3 सेक्शन 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, जी लॉटरी टिकट बेचने पर इंश्योरेंस कमीशन, और 194 एच है एनी अदर कमीशन। इन तीनों पे 2-2% का टीडीएस रेट था, जिसमें कि आपकी लिमिट थी 15,000 की, कि आपको जो टीडीएस नहीं होगा अगर अमाउंट आपकी एनुअल इनकम की 15,000 तक है। अब इन तीनों ही सेक्शन में उस 15,000 की थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये 3 सेक्शन में अमेंडमेंट आई है। उसके बाद आपका एक बहुत ही कॉमन सेक्शन है 194 आई, दैट इज टीडीएस ऑन रेंट्स, जिसमें आप रेंट अगर पे कर रहे हो किसी रेजिडेंट को, किस चीज़ के लिए, या तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए या फिर लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए, तो उसमें आप टीडीएस करना होता था। सर प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% पे टीडीएस, और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के केस में 10% टीडीएस। और अगर एनुअली जो टीडीएस है 2,40,000 तक ही है, तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना होता था। अब उस 240 को बढ़ा करके, वो हटा करके अमाउंट कर दिया, अगर मंथली रेंट आपका अप टू 50,000 है, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं करना है। दैट मीन्स उस 2,40,000 की थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर अब 6 लाख कर दिया गया है कि पूरे साल में अगर आपने 6 लाख तक रेंट पे किया, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं करना है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन है 194 जे, जो क्या बोलता है कि टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन, तो इन चीज़ों पे जो टीडीएस होता था उसमें आपका 10% का रेट था। एफटीएस पे, टेक्निकल सर्विसेज पे 2% था, बाकी सब इनकम्स पे 10% का टीडीएस था। और ये टीडीएस नहीं लगता था अगर एनुअल जो मतलब एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर पेमेंट थी वो अप टू 30,000 थी। उस 30,000 को बढ़ा करके अब 50,000 कर दिया गया है। उसके बाद एक बहुत मेजर अमेंडमेंट सेक्शन 206C1H, जो आपका था टीसीएस। अगर आप किसी को गुड सेल कर रहे हो किसी बायर को, तो उससे आप टीसीएस कलेक्ट करते थे अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो सेल्स की अमाउंट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी। इसी का सिमिलर एक मिरर सेक्शन था 194Q, जो टीडीएस का था, और इन दोनों में इंटरलिंक थी
कि अगर टीडीएस हो रहा है तो टीसीएस नहीं करना और अगर टीडीएस नहीं हो रहा तो टीसीएस करना है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न था क्योंकि सेलर को चेक करना पड़ता था कि बायर जो है वो टीडीएस करेगा या नहीं करेगा, तभी वो इनवॉइस में टीसीएस लगाएगा वरना नहीं लगाएगा। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को ही अबॉलिश कर दिया है। 206C1H जो सेक्शन है वो अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन को भी हटा दिया गया है, ठीक है जी। उसके अलावा आपके 2 सेक्शन थे 206AB और 206CCA। ये दोनों सेक्शंस क्या थे? ये दोनों टीडीएस और टीसीएस पर लगते हैं कि अगर आप किसी से टीसीएस ले रहे हो या किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो और सामने वाले बंदे ने कुछ रिटर्न फाइल नहीं करी हुई, कुछ कंडीशन थी रिटर्न फाइलिंग की वो नहीं करी तो टीडीएस और टीसीएस हायर रेट पे होते थे। तो इनको भी अब क्योंकि सामने वाले से चेक करना कि उसने उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता था डिडक्टर्स के लिए, कलेक्टर्स के लिए। तो इस डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए अब इन दोनों सेक्शंस को हटा दिया गया है। अब आपको नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर पर जो हायर रेट पर टीडीएस, टीसीएस होता था, अब आपको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ थी मेजर डिस्कशंस अबाउट आज का बजट। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। मैं आपको बताता हूँ ये अभी बजट पेश हुआ है, अभी इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, दोनों हाउसेस से ये पास होगा, फिर प्रेसिडेंट से पास होगा, उसके बाद जब ये इनैक्ट होकर फाइनेंस एक्ट बनेगा, अब उसमें जो प्रोविजंस आते हैं वो आपके फाइनलाइज़ होंगे। अभी ये डिस्कशन के लिए एक सिर्फ फाइनेंस बजट पेश किया गया है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।